जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम सर। यार उम्मीद है आप लोगों को डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो अब समझ आ गई होगी यार। हम्म? अब तो मेरी भी उस पर बस है। अब ये जो टॉपिक है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही आसान सी बातें हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं। जी, इस टॉपिक में उन्होंने ये कहा कि लाइट जो है वो ऐसे फिनोमिना कर सकती है, इंटरफेरेंस का है, डाइफ्रैक्शन का है, और ये क्या साबित करते हैं कि ये वेव फिनोमिना है। ठीक है, पुरानी बातें। लाइट जो है वो कॉम्पटन इफेक्ट कर सकती है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकती है, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर सकती है। और ये क्या बताता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स हैं, यानी फोटॉन है। इसी तरीके से अगर मैं एक प्योर, जैसे आप जानते हैं कि हम बेसिकली जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, लेकिन इससे हमने फिनोमिना कौन सा परफॉर्म कर रखा है, इंटरफेरेंस का है। इसी तरीके से ये डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट में ये पता चलता है कि ये डाइफ्रैक्शन भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जिसे हम पार्टिकल समझते थे वो पार्टिकल के तौर पर बिहेव नहीं कर रहा, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वेव की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये वेव वाला फिनोमिना कर रहा है। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन, आप लोग वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, अपनी थॉमसन के क्या स्पेलिंग है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, जे थॉमसन जो है इसने चार्ज टू मैस रेशो मालूम की थी। तो ये जो चार्ज टू मैस रेशो थी जो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की मालूम की थी, उसमें इलेक्ट्रॉन को उसने किसके तौर पर यूज किया था, एज अ पार्टिकल इस्तेमाल किया था। यानी कुछ ऐसे फिनोमिना हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के तौर पर भी बिहेव करता है, और कुछ ऐसे फिनोमिना है जिसमें इलेक्ट्रॉन वेव के तौर पर भी बिहेव करता है। जिससे ये बात समझ आती है कि ना सिर्फ लाइट को अब मैं जनरल कह देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह देता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ना सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव और पार्टिकल के तौर पर बिहेव करती है, बल्कि जो मैटर है हमारे पास, वो भी बिहेव कर सकता है वेव के तौर पर भी और पार्टिकल के तौर पर भी। तो वो हमारे सामने हर वक्त मौजूद ही रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि चाहे रेडिएशन हो, चाहे हमारे पास मैटर हो, उसके अंदर ये दोनों खूबियां मौजूद हैं। कौन सी खूबी मौजूद है, वेव वाली भी उसके अंदर प्रॉपर्टीज मौजूद हैं और पार्टिकल वाली प्रॉपर्टीज भी उसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन उनमें से एक वक्त में एक ही खूबी सामने आती है। अब ये जुमला सुनना, यहां पर आप लोगों को पता मिले या ना मिले, कि मैटर के अंदर भी पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर भी हमारे पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर तो है ही। तो अगर हमने मैटर को पूरी तरह समझना है तो हमें उसकी इन दोनों खूबियों को सामने रखना होगा। अगर हमने रेडिएशन को मुकम्मल तौर पर समझना है तो तब भी हमें इन दोनों खूबियों को अपने सामने रखना होगा। यानी दोनों खूबियां इन दोनों के अंदर हर वक्त मौजूद हैं। पार्टिकल के अंदर भी दोनों खूबियां मौजूद हैं और मैटर के अंदर भी, सॉरी, वेव के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर भी वेव और पार्टिकल नेचर दोनों मौजूद हैं। लेकिन उनमें से एक वक्त में सिर्फ एक ही खूबी हमारे सामने आती है। और वो कौन सी खूबी आएगी, वो खूबी होगी जिसके लिए हमने आगे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की हुई है। मसलन इलेक्ट्रॉन के सामने मैं न्यूट्रॉन रख दूं तो उसको जाके हिट करेगा, कोलिजन होगा, पार्टिकल बिहेवियर होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम्स के सामने मैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाली स्लिट्स रख दूं दो, तो वो हमारे पास कौन सा एक्सपेरिमेंट का ऑपरेटस है, इंटरफेरेंस का ऑपरेटस है। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन विल बिहेव एज अ वेव। तो हमारे पास जो
मैटर है उसके अंदर भी दोनों खूबियां मौजूद हैं, जो रेडिएशन है उसके अंदर भी दोनों खूबियां मौजूद हैं। आगे उनमें से कौन सी खूबी सामने आएगी वो डिपेंड करता है कि हम उस वक्त कौन सा एक्सपेरिमेंट उनसे परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। अगर वो एक्सपेरिमेंट या फिनोमिना पार्टिकल बिहेवियर के लिए है तो रेडिएशन और पार्टिकल दोनों पार्टिकल बिहेवियर ही रखेंगे। अगर आगे जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है वो वेव को स्टडी करने के लिए है तो फिर हमारे पास क्या होगा, ना सिर्फ मैटर एज ए वेव बिहेव कर सकता है बल्कि रेडिएशन भी, ना सिर्फ रेडिएशन एज ए वेव बिहेव करेगी बल्कि हमारे पास मैटर भी बिहेव करेगा एज अ वेव। तो मेरे अब कहने का क्या मतलब है, मैं उसे एक दफा दोबारा जुमला बोल देता हूं, वो ये है कि मैटर, पार्टिकल और वेव नेचर मैटर के अंदर भी मौजूद है और रेडिएशन के अंदर भी मौजूद है। दोनों को मुकम्मल तौर पर समझना है तो इन दोनों खूबियों को हमने सामने रखना होगा। लेकिन उनमें से कौन सी खूबी हमारे सामने आनी है वो डिपेंड करता है ऑन वन थिंग, कि आगे हमारे पास एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कौन सी है, उनकी पार्टिकल नेचर को, मैटर नेचर को स्टडी करने के लिए है या वेव नेचर को स्टडी करने के लिए। जैसी अरेंजमेंट होगी इनका बिहेवियर वैसा ही होगा। तो इस बात को हम क्या कहते हैं, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कहते हैं, कि मैटर हैज अ ड्यूअल नेचर, रेडिएशन हैज द ड्यूअल नेचर, हैज अ ड्यूअल नेचर। क्लियर होगी बात। और इसके अलावा अब मैं और कुछ नहीं इस टॉपिक में बोलूंगा, आप लोग खुद रीड करेंगे और फिर मेरे से जो क्वेश्चन होगा वो पूछेंगे। मैं अगले 3-4 मिनट बिल्कुल खामोश हूं, आप आराम से रीड करें और जो जुमले जो बात समझना है वो मेरे से डिस्कस करें प्लीज। मैं एक दफा अपना माइक भी बंद कर रहा हूं, आप 2-4 मिनट बड़े गौर से पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ेगा गौर से सामने टॉपिक को, समझ गए हो ना वो क्या होगा। प्लीज पूछें, किसी का कोई सवाल है? सर ये जो की बुक में सेकंड लास्ट पॉइंट है ये वाला समझा दें। According to this theory, the physical interpretation of wave particle duality, that the intensity of the particle wave at any given point is proportional to the probability of finding the particle at the point. This is the meaning of wave particle duality. कि एक पार्टिकल जिस जगह पर जितना मौजूद होगा उसकी पॉसिबिलिटी उसको सर्च करने की जितनी ज्यादा होगी, वो पार्टिकल की वेव अगर वहां पर वो बना रहा है तो उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अब इसका मतलब यही बनता है कि हमारे पास अगर हमने एक पार्टिकल है उसकी वेव को हमने स्टडी करना है, पार्टिकल एज अ वेव स्टडी करना है, मैटर एज अ वेव स्टडी करना है, तो उस मैटर का वहां पर मौजूद होना जरूरी है। ठीक हो गया। इसका क्या मतलब है कि अगर वहां किसी जगह पर मैं इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव स्टडी करना चाहता हूं, अगर मैं किसी को एज अ वेव, मैं बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूं, सुने, कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन एज अ वेव स्टडी करना चाहता हूं तो सबसे पहली बात क्या है, वहां पर इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक हो गया, ये बात समझ में आएगी। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा यानी मैटर ही नहीं होगा तो फिर उसकी वेव को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं? क्या पॉसिबल है फातिमा? No, sir. तो अब इसी तरीके से एक जगह पर जितना ज्यादा उस पार्टिकल की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यानी उस पार्टिकल की क्या कहते हैं, प्रेजेंस जितनी ज्यादा होगी, तो उसका वेव बिहेवियर स्टडी करना उतना ही हमारे लिए आसान हो जाएगा। आपने उम्मीद है वो लेक्चर देखा होगा, मुझे याद पड़ता है, जो मैंने गांव से लिया था, जिसमें मैंने एक वीडियो दिखाई थी। तो अगर एक 2-3-4 इलेक्ट्रॉन अगर स्क्रीन पर जाकर हिट करें, क्या उनका इंटरफेरेंस पैटर्न वो मैक्सिमा और मिनिमा बनना था क्या? No, sir. तो अब वहां पर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो तब जाकर फाइनल रिजल्ट हमें इंटरफेरेंस का मिला। तो जितना ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की उस रीजन में, उतने ज्यादा उनकी वेव की इंटेंसिटी भी ज्यादा हुई, यानी उससे हमें वेव का फिनोमिना विजिबल हो सका। मीनिंग समझ आए? Yes, sir.
हाँ जी, किसी और, ये ऐसा पॉइंट था जो वाकई समझने वाला था। बताएं किसी और को जिसको उस पॉइंट में जो यहाँ तक पहुंचा है और उसको ये जहन में बात आई है, क्या उसको भी क्लियर है? क्यों भाई मरियम, आप बता दो। यस सर। एमन रहमान, आपको समझ आई? यस सर, आ गई। खुशबख्त, आपको समझ आई क्या?